हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे जेईई मेंस 2025 के लिए जो हमने मिनी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसके बारे में। एज ऑलवेज इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपडेटेड सिलेबस के बेसिस पे हैं एज पर सिलेबस ऑफ जेईई मेंस 2024। यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ट्रिक्स वगैरह का भी अपन यूज़ करें, उसके साथ साथ डेप्थ एनालिसिस भी यहाँ पे किया गया है। किस तरीके से क्वेश्चंस को अगर थोड़ा बहुत भी अल्टर किया जाता है, घुमाया जाता है, तो कैसे अपने को उन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आप लोगों का मेन काम यहाँ पे ये है कि क्वेश्चंस को इस तरीके से देखना नहीं है, खुद से भी एक बार ट्राई करना है और कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चंस इनमें से सही आपके हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे अपने को क्या बोला कि हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं ए और बी। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। फिर बोला कि एन ऑफ ए का मतलब है एक्चुअली में ए मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स अपने पास में हैं। वहीं पे बोला कि अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के एलिमेंट्स को अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में खुद बोल रहा है अगर ऐसा मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स एस और वाई जो हैं उन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फिर डी मैट्रिक्स दे रखा है और फिर अपन से इसकी वैल्यू पूछा है, जिसको निकालने के लिए यहाँ पे इसमें बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे एन ऑफ सी का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, जिसका मतलब सी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है, डी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, ए और बी में कितने एलिमेंट है। अब देखो एक अप्रोच तो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो ये सी मैट्रिक्स इसने दे रखा है, यहाँ पे ए और बी सिंस दोनों मैट्रिक्स दे रखे हैं उसके ट्रांसपोज की वैल्यू भी अपन निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल आउटपुट सी मैट्रिक्स का निकाल लेंगे, सिमिलरली डी का भी निकाल लेंगे, फिर उसमें एलिमेंट्स को काउंट कर लेंगे। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी अप्रोच हो जाएगा ना, उसकी बजाय हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सिंस ये सी मैट्रिक्स का वैल्यू ये दे रखा है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, अगर मान लो मैं ए मैट्रिक्स की बात करूँ तो ए मैट्रिक्स एक्चुअली में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये अपन बता ही सकते हैं नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बेसिस पे। अब इन दोनों को नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आता है, ये एक्चुअली में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं एन ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास में 4 आ जाएगी। सिमिलरली बी की बात करोगे तो 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है, जिसका मतलब यहां पे एलिमेंट्स हमारे पास में 2 हो जाएंगे। ऐसे ही अब मान लो मेरे को सी के बारे में बात करना। सी एक्चुअली में क्या है, ए बी मैट्रिक्स को हम बी और इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पहले इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या पता है, ए जो है एक्चुअली में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और बी जो है एक्चुअली में 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है कि इन दोनों को छोड़ दो, उसके अलावा जो बाकी बच रहा है यानी कि 2 क्रॉस 1, ये ए बी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 आएगा, ये ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। सिमिलरली अपन बी डैश ए का बात करें, अब जैसे बी डैश का बात करोगे, सिंस बी जो है 2 क्रॉस 1 है तो बी डैश 1 क्रॉस 2 हो जाएगा, ये 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ए का बात करोगे तो ये 2 क्रॉस 2 है। यहां पे अपन देखेंगे तो इन दोनों को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या बच रहा है, यहां पे अपने पास 1 क्रॉस 2 आ रहा है। अब एक मैट्रिक्स हमारे पास में ये है, एक ये है, दोनों में अगर मैं ऑर्डर देखना चाहता हूं तो इसको यहां से हटा देंगे, अपने पास में 2 क्रॉस 2 फाइनल आउटपुट आएगा जो सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यहां पे बात करोगे तो अपने पास में 4 हो जाएगा। अब अपने पास में डी बच रहा है। अब डी के लिए सिंस यहां पे देखो डिटर्मिनेंट का भी इसने यूज किया है, जिसका मतलब मेरे को डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, यानी कि एक्चुअली में डी मैट्रिक्स को ही निकालना पड़ेगा। तो उसको अपन यहां पे निकाल लेते हैं, जिसको निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, एक सेकंड में पेज एक एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं, है ना। तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा कि हमको डी मैट्रिक्स निकालना है। तो डी मैट्रिक्स हमारे पास में देखो सबसे पहले बी डैश ए है, बी डैश ए निकाल लेते हैं। बी की बात करोगे तो ये है, तो बी डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 और -3, इससे 1 क्रॉस 2 का हो जाएगा। और इसके साथ में ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 4 3, इन दोनों को अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो ये 1 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो 1 क्रॉस 2 का फाइनल अपने पास में आएगा, जिसके लिए 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास में 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 आ जाएगा, -3 को 4 से किया। सिमिलरली अब 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, और -3 को +3 से करेंगे तो अपने पास में 9 आ जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे आ रहा है -7, 1, ये बी डैश ए का वैल्यू आ रहा है। सिमिलरली ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए बी का वैल्यू अगर मान लो मैं निकालता हूं तो 1 2 4 3 यहां पे आ जाएगा, और यहां पे आएगा 5 -3, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो 2 क्रॉस 1 का अपने पास में आएगा। 1 और 2 को देखो, 1 को 5 से किया तो 5 आ गया, 3 को -2 से
3 को, सॉरी ऐसे बोल लो, 2 को -3 से करेंगे तो -6 आएगा, यानी कि 5 - 6 मेरे पास में यहाँ पे आएगा। सिमिलरली 4 को 5 से किया तो 20 आ गया, और 3 को -3 से करेंगे तो -9 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास -1 और 11 आ रहे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई अपने को करना है, तो यानी कि -7 1 और यहाँ पे है -1 11। ये 1 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, तो एक्चुअली में 1 क्रॉस 1 का अपने पास में मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगा। तो -7 को -1 से किया तो 7 हो गया, 1 को 11 से किया तो ये इतना आ गया। तो एक अपने पास में डी मैट्रिक्स आ गया जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट है, तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 18 हो जाएगी, यही के एलिमेंट। अब देखो, अब जो अपन से पूछा है उसको निकाल लेते हैं। जैसे यहां पे n ऑफ c की बात करते हैं, n ऑफ c की वैल्यू अपने पास में क्या आ रही थी, ये एक्चुअली में 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आ रहा था, यानी कि 4 एलिमेंट यहां पे आ रहे थे। डी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 18 हो गई, 18 का स्क्वायर हो गया, 18 × 18 कर लो, एक ही बात है। फिर यहां पे इसमें एलिमेंट्स की बात करें तो 1 आ जाएगा, ए में एलिमेंट्स 4 हैं, बी में 2 हैं, तो यहां पे 4 - 2, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, यहां पे देखोगे, देखो यहां पे ये बचेगा 2 है ना, ये 2 बच रहा होगा, इस 2 से इसको काटेंगे 2, तो 2 × 324, 18 का स्क्वायर 324 होता है, इंटू +1, 325 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 650, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है जो कि एओडी से रिलेटेड है ना। यहां पे अपने को क्या बोला है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, या फिर ऐसा बोलो कि एफ(x) एक फंक्शन है जो इन सब का मैक्स फंक्शन है, मैक्सिमम फंक्शन है। अब इस तरीके की सिचुएशन में अपने क्या करते हैं, यहाँ पे सारे के सारे फंक्शंस को ड्रॉ करते हैं, उसमें जो मैक्सिमम अपने पास में निकल के आता है वो बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में ये चीज ध्यान रखना है, इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है, तो एक एक करके अपन सबको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे बेसिक अप्रोच अपना क्या होगा, सबसे पहले y = x लाइन को ड्रॉ करें तो y = x लाइन ऐसे आ जाएगी। अगला वाला y = x² है, इसको देखो 1 यहां पे कर दे रहा हूं, और -1 की बात करें तो वो यहां पे आएगा। ऐसा मैं क्यों कर दे रहा हूं, क्योंकि जब 0 से 1 के बीच की बात करेंगे तो x से छोटा होगा x², और x² से छोटा होगा x³, और x³ से छोटा होगा x की पावर 4, क्योंकि जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू बहुत कम होते हुए चली जाएगी। तो यहीं पे अगर मान लो मैं x² की बात करूंगा तो अपने पास में मान लो कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा, ये x² का ग्राफ हो गया। यहीं पे x³ के ग्राफ की बात कर लेते हैं। x³ के ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में x³ का ग्राफ देखो, यहां तो बढ़ जाएगा लेकिन इसके नीचे आएगा, यहां तक आएगा, फिर उसके बाद ये नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि माइनस पावर जो है ऑड है, -1 डालोगे तो आउटपुट -1 ही आएगा, तो ये नीचे अपने पास में चला जाएगा, नीचे आएगा और फिर यहां पे बढ़ जाएगा। फिर वैसे ही अगर मैं x की पावर 4 का बनाता हूं तो 1 से आगे वाली वैल्यू पर तो भयंकर तरीके से बढ़ेगा, लेकिन 0 से 1 में ये सबसे नीचे चलेगा, और यहां पे देखोगे तो यहां पे भी 0 से 1 में सबसे नीचे चलेगा, लेकिन फिर इससे बढ़ जाएगा। ये लगभग रफ डायग्राम है x की पावर 4 का, कुछ इस तरीके से होगा। अब अपने को बात करा मैक्सिमम के बारे में, तो इसमें जो y का वैल्यू या आउटपुट जो है या f(x) का वैल्यू जब भी ग्राफ में मैक्सिमम आ रहा है उसको अपने को कंसीडर करना है। जैसे यहां पे बात करूं तो यहां पे सबसे मैक्सिमम जो है 1 से बड़ी -1 से बड़ी वैल्यूज पे ये वाला आएगा। फिर -1 से 0 के बीच में बात करोगे तो सबसे मैक्सिमम आउटपुट ये वाला ग्राफ देगा। फिर यहां पे बात करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट ये वाला देगा। फिर उसके बाद में येलो वाला ग्राफ आउटपुट देगा। येलो वाला ग्राफ की बात करोगे वो x की पावर 4 वाला है। अब देखो, अब क्या बोल रहा है, अपन से बोल रहा है कि f ऑफ हाफ की वैल्यू 1/2 है। f ऑफ हाफ मतलब 0 से 1/2 के बीच में, या सॉरी 0 से 1 के बीच में है, जिसका मतलब क्या हो रहा है, अब 0 से 1 के बीच में अगर हम यहां पे बात करते हैं तो हमको पता है कि हमारा जो ग्राफ है वो y = x लाइन वाला ग्राफ है, क्योंकि मैक्सिमम वही वाला आउटपुट देगा। तो उस सिचुएशन में f(x) जो है वो एक्चुअली में x के बराबर होगा, ठीक। या फिर चाहो तो इसको डायरेक्टली फंक्शन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो कि जब x की वैल्यू 0 से हाफ के बराबर है, 0 से हाफ छोड़ो, इसको 1 करो, 0 से 1 के बीच में है तो यहां पे x आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी के बीच में है तो x की पावर 4 आ जाएगा। फिर यहां पे देख लो -1 से, है ना, चाहो तो इसको सिस्टमेटिक भी लिख सकते हो, -1 से 0 के बीच में है तो हमारे पास में मैक्सिमम ग्राफ जो है x² वाला होगा, और जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो x की पावर 4 वाला ग्राफ ये अपने पास में आएगा। अब देखो
एफ ऑफ हाफ की बात कर रहा है, जिसका मतलब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो y इज इक्वल टू एक्स होगा, यानी कि जो इनपुट डाल रहे हैं वही आउटपुट होगा, यानी कि एफ ऑफ हाफ की वैल्यू हाफ ही हमारे पास में आएगी। तो ये तो इनकरेक्ट पूछा है, लेकिन ये तो करेक्ट हो जाएगा, है ना, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, इसको हटा देंगे। दूसरा, अब 0 जब x की वैल्यू -1 से छोटी है तो x की पावर 4 आएगा, ये भी अपना करेक्ट हो जाएगा, ये भी अपने को नहीं चाहिए। और -1 से 0 के बीच में बात करें तो अपने पास में x स्क्वायर आ रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी हमको नहीं चाहिए। इस तरीके से सी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे चाहो तो देख सकते हो कि f ऑफ हाफ की वैल्यू जब हाफ आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है 1/4 तो नहीं होगी, तो मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे इनकरेक्ट पूछा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है। अब अगर मान लो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर नहीं है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को किस तरीके से अपन इंटीग्रेट करते हैं, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग वहां से जाके उस वीडियो के थ्रू काफ़ी थोरोली यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है, जब इसका हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है। अब बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहां पे देखो, इसको एक अप्रोच तो ऐसा हो सकता है कि जैसे हमको क्या पता है कि जब जो भी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या कोई भी एक ऐसा फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर लिखा है जो कि एक डिसकंटिन्यू फंक्शन है या फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो जिस पॉइंट पे या जिन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या जिन पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, वहां पे फंक्शन को हम तोड़ के लिखते हैं। जैसे यहां पे अगर मान लो इस fx का ही मेरे को इंटीग्रेशन करना होता तो मैं इसको पहले 0 से 1 लिखता, फिर 1 से इन्फिनिटी लिखता, ऐसे ही -1 से 0 लिखता और फिर -इन्फिनिटी से -1 लिखता, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग फंक्शन ये fx जो है इक्वल हो रहा है, अलग अलग फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे ही सेम सिनेरियो यहां पे भी रहेगा, बट इस क्वेश्चन में वो वाला अप्रोच अगर मैं लगाऊंगा तो उससे क्या है, काफी लेंथी जाएगा, क्योंकि मेरे को पता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, ये वाली वैल्यू इंटीजर होगी, तब ये इंटीजर 19 से 31 में बहुत बार हो जाएगी। तो उस अप्रोच पे ना जाते हुए हम एक और अप्रोच लगा सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके का होता है ना, रफली अगर अपन बात करें तो अपन यहां पे बोल सकते हैं कि एक्चुअली में ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड t यानी कि 1 है ना, हमेशा ये वाली लाइन ही तो रिपीट हो रही है, सेम तरीके से आएगा। ऐसे ही sin x के बारे में तो अपने को पता है कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड 2π होता है। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि जैसे मैं यहां पे x को जब या इस लिमिट को 0 से 1 अगर लिख दूं, है ना, अगर मैं 0 से 1 लिख रहा हूं तो b माइनस ए मेरे को करना पड़ेगा, यानी कि 37 - 19 मेरे को यहां पे करना पड़ेगा। फिर यहां पे 0 से 1 में लिख दे रहा हूं। क्यों लिख दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसमें x की जगह 1 डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी कि 2π हो जाएगा, और 2π के बाद फिर से वापस से सेम चीजें रिपीट ही होंगी, और सेम तरीके से यहां पे 1 के बाद चीजें रिपीट ही होंगी। तो अपन यहां पे बोल रहे हैं सिंस ये पीरियडिक फंक्शन है तो यहां पे पीरियड वाली प्रॉपर्टी अपन लगा सकते हैं, 0 से 1 कर दो और यहां पे इसको फ्रैक्शनल पार्ट कर देते हैं, यहां पे आ जाएगा 3 sin 2πx, ये इसके अंदर आ गया, और इसका इंटीग्रेशन अपन कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन अगर मान लो मैं कर दूंगा और इसका आउटपुट अपन निकालेंगे तो फाइनल आउटपुट अपने पास में आ जाएगा। अब देखो, जब 0 से 1 है तो उस सिचुएशन में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ये पहली वाली लाइन पे बिहेव करे। जब x की वैल्यू 0 से 1 है तो y की वैल्यू यहां से यहां आएगी, इस लाइन की बात करोगे तो ये एक्चुअली में y = x लाइन है, जिसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को मैं x लिख सकता हूं। यहां पे 37 में से 19 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास 18 आएगा। यहाँ पे 0 से 1 इसकी बात करोगे तो ये x आ जाएगा, और इसके ऊपर लगा हुआ x² तो ये x² हो जाना है ना। इसको अलग से अलग अलग कर देते हैं अपन, जैसे ये dx हो गया, यहाँ पे बात करोगे तो 0 से 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये sin 2πx dx हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने को ये जो है दे रखा है ना, इसके लिए मैं यहां पे x² का इंटीग्रेशन करूंगा तो x³ हो जाएगा, तो x³/3 0 से 1, यहां पे 18 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, प्लस है ना, यहां पे 54 हो जाएगा क्योंकि 18 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यहां पे क्या आएगा, sin 2πx का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्चुअली में -cos 2π इसका आएगा,
माइनस कॉस 2 पाई एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, क्योंकि भाई इसका भी तो करना पड़ता है। तो यहां पे अपने पास में आ जाएगा माइनस। अब इस माइनस को मैं बाहर ले रहा हूं, तो अंदर क्या आ रहा है, कॉस 2 पाई एक्स डिवाइड बाई 2 पाई, और यहां पे 0 और 1 लगा देते हैं। अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लो। 18 के साथ में 1/3 माइनस 0, माइनस 54 डिवाइड बाई 2 पाई कर देता हूं, और x की जगह वैल्यू डालेंगे तो यहां पे आएगा cos 2 पाई, यहां पे आएगा cos 0। cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है ना। ये वैल्यू 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये 0, इसका मतलब ये पूरा पोर्शन 0, इसका कोई लेना देना नहीं। 18 इंटू 1/3, यहां पे आ गया 6, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहां पे देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे अपने को एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को अलग अलग तरीके से यहां पे डिफाइन कर रखा है, 0 से 1 में, 1 से 2 में, और फिर यहां पे अपने को 2 से 4 तक दे रखा है। एक सेकेंड ना, पेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूं इसमें, है ना, और थोड़ा इसमें भी कर दे रहा हूं अगले वाले क्वेश्चन में, जिससे कि हमको कोई दिक्कत ना हो आगे चल। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन दे रखा है, अपने को क्या बोला, एफ ऑफ एफ एक्स की जब x टेंस टू 1 लिमिट लगाते हैं तो वैल्यू आती है l। फिर बोलता है एफ ऑफ एफ एक्स में जब लिमिट x टेंस टू 2 लगाते हैं तो वैल्यू आती है m। फिर बोल रहा है कि अब अपने को बताना कौन सा ऑप्शन सही, मतलब ये बोल रहा है कि l एग्जिस्ट करता है, m एग्जिस्ट करता नहीं करता है। मतलब बेसिकली अपने को देखना ये है कि l और m में से कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसके लिए देखो एक तरीका क्या है कि पहले तुम एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, फॉफ वाला फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन जो है उसको निकाल लेते हैं, फिर जाके अपन यहाँ पे लिमिट लगाते रहेंगे। बट मैं बोल रहा हूँ उतना लेंदी क्यों करना है ना, एक आसान सा अप्रोच जो है वो अपन लगाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एल के बारे में, एल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब लिमिट लग रहा है इसमें, है ना। और यहां पे हम लिमिट लगा रहे हैं, जैसे x टेंस टू 1 है तो मेरे को दोनों वैल्यू चाहिए रहेगा, एक 1 प्लस वाली वैल्यू चाहिए रहेगी, 1 माइनस वाली। तो सबसे पहले मैं RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट के बारे में बात कर रहा हूं। जब लिमिट हम x टेंस टू 1 प्लस लगा रहे हैं तो f ऑफ f यहां पे, है ना, यहां पे डायरेक्टली अपन इसको 1 प्लस लिख दे रहे हैं। अब जब x f के अंदर जो x है वो 1 प्लस है, जिसका मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आउटपुट fx फंक्शन इस तरीके से बिहेव करेगा, जिसका मतलब f ऑफ 1 प्लस की वैल्यू यहां पे 1 डाल दोगे तो आ जाएगी, यानी कि 3 आएगी। तो हमारे पास में यहां पे आएगा f ऑफ 3 प्लस, ठीक है, 1 प्लस है तो 3 प्लस हो जाए, 1 पॉइंट समथिंग है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग प्लस 2 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग ये आया। अब f ऑफ 3 पॉइंट समथिंग की बात करोगे तो वो एक्चुअली में इस रेंज के अंदर आएगा, x की इस वैल्यू के बीच में आएगा, जिसका मतलब यहां पे हमको डालना रहेगा। तो यहां पे 4 माइनस 3 करोगे या 4 माइनस 3 प्लस यानी 3 पॉइंट समथिंग 0.999 के आसपास में आएगा, लगभग लगभग 1। ऐसे करते हैं। अब ऐसे ही इसका LHL भी निकाल लो। LHL अगर मान लो मैं निकालता हूं तो यहां पे आएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, फिर यहां पे f ऑफ 1 माइनस। अब देखो 1 माइनस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 1 से छोटी, जो कि पहले वाले केस में रहेगी, जहां पे 1 डालोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा f ऑफ 0 प्लस, ठीक है, 0 जैसे 1 प्लस करोगे 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1 प्लस h, अगर यहां पे LHL निकाल तो 1 माइनस h कर रहे हैं, और इसके आगे भी माइनस है, यहां पे भी, तो h बचेगा, 0 प्लस बचेगा, है ना। वही चीज मैं यहां पे लिख दूं। 0 प्लस की बात करोगे यानी कि वापस से फर्स्ट वाले ही फंक्शन में हम जा रहे हैं, तो यहां पे 0 डालेंगे तो 1 माइनस 0 प्लस करेंगे, अब फिर 0.0001 को सब्ट्रैक्ट 1 में से करेंगे तो अपने पास अल्टीमेटली आएगा 0.9999, यानी कि लगभग लगभग 1 आएगा। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं LHL और RHL दोनों की वैल्यू इक्वल है, जिसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब L जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं M के बारे में। अब M के बारे में बात करने के लिए इसके लिए भी RHL ले लो, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, और यहां पे आ जाएगा f ऑफ 2 प्लस। अब f ऑफ 2 प्लस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यानी कि 2 से बड़ी, जो कि यहां पे आएगी, जिसका मतलब यहां पे 2 डालेंगे तो यहां पे आएगा f ऑफ 2, और 2 माइनस अब यहां पे आएगा, क्योंकि 2 प्लस अगर मान लो मैं यहां पे डाल रहा हूं, 2 प्लस h मैंने यहां पे डाला तो यहां पे आएगा 4 माइनस 2 ये, तो ये आएगा 2 माइनस h, जिसका मतलब 2 माइनस वाली वैल्यू अपने पास में बचेगी। 2 माइनस अब कहां पे जाएगा, वो जाएगा सेकंड वाले फंक्शन में, ठीक है। यहां पे कंफ्यूजन यही हो सकता है, वापस यहां पे 2 प्लस लिख दिया तो गड़बड़ पूरी तरीके से अपने पास में हो जाएगी।
यहां पे अब 2 माइनस की बात करोगे यानी कि 1.99, तो यहां पे आ जाएगा 2 प्लस 1.99 यानी कि 3.999 के आसपास में, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 ही होगा। अब LHL निकाल लो इसी तरीके से, तो यहां पे क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, अब f ऑफ 2 माइनस। अब 2 माइनस की बात मैं कर रहा हूं 2 से छोटी वैल्यू, जिसका मतलब सेकंड वाला केस आएगा, यानी कि यहां पे जाएगी वैल्यू। तो यहां पे अपन निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच, देखो 2 माइनस एच प्लस 2 यानी कि 4 माइनस एच, तो f ऑफ 4 माइनस आएगा। 4 माइनस का मतलब अब अपने पास में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, ठीक है, कि एक बार इसमें डाल रहे हैं फिर इसमें डाल रहे हैं, लेकिन आउटपुट काफ़ी आसानी से आ जाएगा। वहाँ पे अगर मान लो यहीं पे अपन कंपोजिट फंक्शन वगैरह निकाल रहे होते तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हो जाती। 4 माइनस का मतलब यहाँ 4 से जस्ट छोटी वैल्यू इस रेंज में आएगी, जिसका मतलब यहाँ पे हमको डालना है, तो 4 माइनस 4 में यहाँ पे करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है 0 आएगा, 0 प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस एच हो जाएगा और 4 में से 4 माइनस एच हटाओगे तो एच बचेगा पॉजिटिव वाला, 0 प्लस बचेगा, तो ये 0 प्लस आएगा जो कि लगभग 0 के बराबर है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं LHL और RHL दोनों की वैल्यूज जो हैं इक्वल नहीं है, जिसका मतलब M जो है वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, केवल और केवल L लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस वजह से यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में A निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इस सेगमेंट का, जो कि सर्किल से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पे क्या बोला है कि हमारे पास में एक फैमिली ऑफ लीनियर फंक्शंस है, ठीक है, ये वाला, मतलब जैसे जैसे यहाँ पे c की वैल्यू बदलते जाओगे, ये एक्चुअली में लाइन की इक्वेशन है, fx को y बोल दो, है ना, बोलने का तरीका बस इसने थोड़ा सा बदला है यहाँ पे। ये एक लाइन की इक्वेशन है जिसमें c की वैल्यू बदलते जाओगे तो अलग अलग लाइन आती जाएगी, उन सब लाइन्स के कॉम्बिनेशन को ही ये फैमिली यहाँ पे बोल रहा है। आगे बोल भी दिया है कि c एक रियल नंबर। फिर क्या बोला है, इस फैमिली में से एक मेंबर, ठीक है, यानी कि जब c की एक पर्टिकुलर वैल्यू है उस सिचुएशन में ये सर्किल को मीट करता है, एक सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है और यूनिट डिस्टेंस पे वो सर्किल को 2 कोइंसिडेंट पॉइंट पे मीट करता है ना। इसको समझो, देखो क्या कह रहा है कि मान लो अपने पास में इस तरीके से कोई रफ सर्किल है, यहां पे एक लाइन जब 2 कोइंसिडेंट पॉइंट पे मिलेगी तो मतलब टेंजेंट बन रही होगी, 2 कोइंसिडेंट पॉइंट सेम हो गया, अदरवाइज तो इंटरसेक्ट करते हो जाती। अब यहां पे बोल रहा है कि ये सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पे, जिसका मतलब ये 1 हो गया, सेंटर इसका 0,0 हो गया, ये अपने को सर्किल दिया हुआ है। और इस लाइन का इक्वेशन की बात करोगे तो y इज इक्वल टू, ये एक्चुअली में y इज इक्वल टू 1 प्लस सी एक्स प्लस 3c, ये लिखा हुआ है। चाहो तो इसको सबको एक साइड ले लो, यानी कि सी एक्स माइनस वाई प्लस 3c प्लस 1 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में लाइन की इक्वेशन है। अब मेरे को यहां पे c की वैल्यू बतानी, c की वैल्यू क्या है, जब ये डिस्टेंस 1 है, जिसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्टली अपन यहां पे कि एक्चुअली में ये बोल रहा है कि ये पॉइंट का इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब 1 है, उस सिचुएशन में c क्या होगा, तो निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सीधा सा लॉजिक याद करो कि इस पॉइंट को इस लाइन में सबसे पहले डाल देंगे, डाला तो फिर अपने पास में ऊपर बचेगा, देखो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा 3c प्लस 1। फिर उसके बाद में x और y के कोफिशिएंट जो है उनके स्क्वायर्स का सम कर दो, पूरे पे रूट लगा दो, यानी कि c स्क्वायर प्लस 1, ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों साइड स्क्वायर कर देते, दोनों साइड स्क्वायर किया तो मॉड खत्म हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1 को c स्क्वायर प्लस 1 से क्रॉस में रूट भी खत्म हो जाएगा। अगर मान लो मैं इधर भी स्क्वायर करता हूं, इधर भी स्क्वायर करता हूं, रूट भी खत्म हो जाएगा और c स्क्वायर प्लस 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो और इधर आ जाएगा 3c प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है, c स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे आएगा 9c स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6c, सबको लेफ्ट साइड में ले जाओ तो यहाँ पे आया 8c स्क्वायर प्लस 6c, और 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखो c कॉमन, 2 कॉमन ले लेता हूँ, c कॉमन ले लेता हूँ, तो यहां पे क्या बचा 4c प्लस 3 इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू हमारे पास में एक तो 0 आ रही है, एक आ रही है -3/4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे बोला है कौन से वाली होगी, देखो वो ऐसा भी तो हो सकता है ये वाली लाइन इधर होती, उस सिचुएशन में c की वैल्यू अलग हो रही होती, तो दोनों सिचुएशन अपने पास में है। क्वेश्चन में बोला ये वाला दे रखा है ऑप्शंस में अपने को -3/4, ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा। c की वैल्यू जब ये होगी तो ये वाला सिचुएशन अपने पास में क्रिएट हो रहा होगा, तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में a आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इस टाइप के
क्वेश्चंस को अपन काफ़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, इसी तरीके से जो बाकी टेस्ट सीरीज है उनका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में भी, और लेफ्ट साइड में भी प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके बाकी सेगमेंट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं।